बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सोने चांदी की, जिसकी कीमतों में बड़ा कोहराम मच गया है। आज सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। एमसीएक्स की बात करें तो यहां पर जो सोने का भाव है वो 15,000 रुपए तक गिर गया है, जबकि चांदी में तो लोअर सर्किट लग गया। सर्किट खुलने के बाद भी चांदी के भाव में गिरावट जारी है। तो सोने चांदी में क्या कुछ चल रहा है, बताने के लिए अब सीधा जुड़ रही हैं दीपाली राणा। तो दीपाली, आपसे जानना चाहेंगे ये जो गिरावट देखी गई अचानक से, इसके पीछे वजह क्या है, पूरा अपडेट बताएं सोने चांदी के भाव को लेकर। दरअसल सोना और चांदी दोनों ही सबसे पहली चीज़ तो ओवरबॉट जोन में थे। इतना स्ट्रॉन्ग रनअप हमने देखा पिछले एक साल में, तो ये डर ऑलरेडी बना हुआ था कि कभी भी इस तरीके की करेक्शन मार्केट्स में आ चुकी है। आप देखिए 2025 में सोना लगभग 60-70% चला, चांदी 170-175% दौड़ा। और वो छोड़िए, अगर आप जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% का रनअप हम गोल्ड में देख चुके थे और 60-70% का रनअप विद इन जनवरी हमने चांदी में देखा था। तो कहीं ना कहीं ये डर ऑलरेडी बना हुआ था, कॉशियसनेस मार्केट में थी कि कब ये करेक्शन आ जाए, क्योंकि इस तरीके का रनअप हमने पिछले 30 सालों में नहीं देखा। 1980s में इस तरीके का मोमेंटम था और तब भी हमने करेक्शंस इसी तरीके की शार्प देखी थी। दूसरी बात, मार्केट कहीं ना कहीं वजह ढूंढ रहा था। वजह कल मिली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जहां उन्होंने इंडिकेट किया कि जेरोम पॉवेल को जो रिप्लेस करेंगे वो केविन वार्श हो सकते हैं। दरअसल जो फेड की चेयरपर्सन है जेरोम पॉवेल, उनका कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है और उनकी जगह केविन वार्श आ सकते हैं एज अ फेड चेयर। अगर वो आते हैं तो वो काफ़ी हॉकिश रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। यानी जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो जेरोम पॉवेल की कार्यकाल के दौरान रहा, उससे डिफरेंट उनकी अप्रोच रह सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं आई बुलियन मार्केट को। और इनफैक्ट आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे जो कि लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा था, वहां पर एक शार्पली रिबाउंड हमने इन खबरों के बीच में आते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स का रिबाउंड, केविन वार्श के सत्ता में आने की खबरें, ये कुछ फैक्टर्स है जिसने कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हावी किया सोने और चांदी दोनों पर ही। इसके अलावा यूएस में भी जो शटडाउन है उसको लेकर डेवलपमेंट्स क्या होती है उनको भी मार्केट कीनली वॉच करेगा, जिसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। लेकिन इतने स्ट्रांग रनअप के बाद इस तरीके का फॉल ऑलरेडी एंटिसिपेट किया जा रहा था और इसीलिए अब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ पर नई पोजीशंस शायद नहीं बनानी चाहिए, उछाल मिले तो एग्जिट लेना चाहिए, कॉशियस यहाँ पर ज़रूर रहना चाहिए। और उसी तरीके की जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं आज मार्केट में, ये हो सकता है आने वाले सेशंस में भी हमको देखने को मिले। जी, शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट वंदना भारती। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज समाचार में। तो आपसे सबसे पहले यही सवाल कि सोने चांदी में जो गिरावट है, इसके पीछे वजह क्या देख रही हैं आप? वंदना, आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने देखा कि दीपाली ने भी पूरा आपको एक एनालिसिस कर कर बताया कि आखिर क्या कुछ वजह है जिससे हम देख रहे हैं कि अचानक से ही ना सिर्फ सोना बल्कि चांदी के भाव है वो लगातार नीचे गिरते हुए दिखाई दिए हैं। कई सारी वजह इसके पीछे बताई जा रही हैं और लगातार हम एनालिसिस कर रहे हैं और आगे कितना करेक्शन इसमें देखने को मिलेगा, क्या ये जो गिरावट है यहाँ पर थम जाएगी या फिर इसके आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जल्दी अब हमारे साथ वंदना जुड़ेंगी, हम उनसे भी पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर वजह क्या है। कॉमेक्स पर जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स में हम बता रहे हैं कि कीमतें कितनी नीचे गिर गई हैं। वंदना हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आवाज समाचार में। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, क्लियर आवाज आ रही है। ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल यही कि हमने देखा कि अचानक से आज जो दाम गिरे हैं सोने चांदी के, इसके पीछे आप क्या वजह मान रही हैं? इसमें एक चीज तो ये है कि काफी दिनों से यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसेस को यहाँ पे काफी ओवर स्ट्रेच होता हुआ देखा था। एक महीने में लगभग हम लोगों ने 60% का उछाल आता हुआ हम लोग चांदी में देखे थे तब, जबकि यहाँ पे टोटल यहाँ पे 180% का रनअप था। तो मेरे ख्याल से ये जो मतलब कि प्राइस मूवमेंट थी, ये एक्सक्लूसिव प्राइस मूवमेंट थी, एक्सप्लोजन था यहाँ पे और ईटीएफ में बहुत बड़ी बाइंग आई थी। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मार्जिन जो है वो मतलब काफी ज्यादा मार्जिन बढ़ाए गए थे, बाद में लिमिट्स यहाँ पे बढ़ाई गई थी और ये मार्जिन बढ़ते बढ़ते ये 50% से भी ऊपर आ गया था। तो काफी एक्सपेंसिव यहाँ पे डेरिवेटिव में ट्रेड करना हो गया था, चाहे वो कॉमेक्स हो चाहे वो शंघाई हो। शंघाई ने भी यहाँ पे डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे मार्जिन बढ़ाए थे और कल ही बढ़ाए थे। तो एक कह सकते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट है, एक मतलब एक्शन था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे गिरती हुई नजर आई है और ये प्रॉफिट बुकिंग का एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी चीज ये है कि ये महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे है और इसके पहले भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देखा। एक और रीजन मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत वो है
हालांकि ल्यूनर ईयर यहाँ से दूर है, लेकिन चाइना जो है वो मतलब पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, सिल्वर हो या गोल्ड हो। तो उसकी वजह से भी हम लोगों ने देखा है कि चाइना में हॉलिडे पे जाने से पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। वो भी कारण है कि हम लोगों ने एक सेल आता हुआ देखा है सिल्वर प्राइसेस में और गोल्ड प्राइसेस में। थोड़ा सा ये मुझे और यहाँ पे डिप होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका ये मानना है कि अभी गिरावट और देखने को मिल सकती है? जी, मुझे लग रहा है कि एक रैली में यहाँ पे गिरावट जो है वो यहाँ पे नजर आ सकती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे मैं बोलूँ सिल्वर के बारे में, तो मुझे 95 से $92 की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, जो कि यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट आता हुआ हम लोगों ने चांदी में देखा है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है यहाँ पे चांदी में और भी फॉल आना, लेकिन मुझे लग रहा है कि $95 तक एक लेवल आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि घरेलू बाजार में हम लोगों ने इसे 4,20,000 से 3,43,000 तक आता हुआ देखा है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और क्रूशियल लेवल है वो हमारे पास है 3,20,000 का। 3,20,000 के बाद ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पैनिक है, नहीं तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है, खासकर कि अगर यहाँ पे शटडाउन हो जाता है यूएस में फिर। ऑल राइट, तो वंदना, इस पूरी परिस्थितियों को देखते हुए इन्वेस्टर्स के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन में मंडे जब तक ना आए तब तक आप यहाँ पे पोजीशन को होल्ड नहीं करिए, चाहे वो आपका सेलिंग पोजीशन हो और बाइंग पोजीशन यहाँ पे आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे रैली जो करेक्शन है वो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। चार्ट पे भी अभी यहाँ पे और करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। आज की क्लोजिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे कहाँ होती है। अगर थोड़ा भी रिवर्सल देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिल सकता है मंडे। तो यहाँ पे ना बाइंग एडवाइस की जा रही है ना सेलिंग एडवाइस की जा रही है। मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाना चाहिए। अगर 3,20,000 के करीब चांदी आती है तो फिजिकल हो, ETF हो या डेरिवेटिव मार्केट हो, वहां पे हम बाइंग में एंटर कर सकते हैं। और फिर हमारा जो मुझे लग रहा है कि अभी जो रीसेंट हाई लगा है सोने और चांदी में, वही अभी कुछ दिनों तक वो हाई हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सोने की बात की जाए तो सोने में मुझे लग रहा है कि चांदी से कम यहाँ पे गिरावट है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1,50,000 एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। 1,50,000, 41,000 वहीं पे मार्केट को रुकना चाहिए, और जब थोड़ा सा और करेक्शन आए तब यहाँ पे एंटर करना चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज के दिन वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, हमारे पास बजट है, यूएस शटडाउन पे अभी न्यूज आनी बाकी है, और नेक्स्ट फेड शेयर पे भी यहाँ पे नाम आना बाकी है। तो ये 3 वीकेंड के ट्रिगर्स के साथ हमें फिलहाल यहाँ पे ओपन पोजीशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, खास करके डेरिवेटिव मार्केट में। लेकिन फिजिकल में हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अगर ये जो फॉल है ये सराफा बाजार पास ऑन करे तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना, आप हमारे साथ जुड़ी और पूरा एनालिसिस किया, और खासतौर पर आपने निवेशकों को जो सलाह दी उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मार्केट की। बजट से पहले बाजार में कमजोरी हावी रही, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में निचले स्तर से थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला। तो कैसा रहा बाजार में कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो फाइनली इट्स फ्राइडे, आज हम नहीं बोलेंगे बिकॉज अभी एक ट्रेडिंग सेशन जो है और भी बाकी है, और वो ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले आज जो हमें बाजार का रुख देखने को मिला है, थोड़ा सा पेन डेफिनेटली दिखाई दिया है। बैंकिंग शेयर्स की बात करी जाए, निफ्टी की बात करी जाए, या जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं वहाँ पे एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो डिफेंस में एक अच्छी तेजी थी बिकॉज बजट आ रहा है, तो उससे पहले एक बज यहाँ पे बना रहता है। ऑटो में एक अच्छा खासा मूवमेंट है बिकॉज जीएसटी को लेके, और साथ ही साथ जो ऑटो सेल्स के आंकड़े हैं वो भी हमें आते हुए दिखाई देंगे। ऑयल एंड गैस में प्रेशर है, आईटी में प्रेशर रहा है। इसके अलावा मेटल सेक्टर आज सबसे ज्यादा पेन में रहा है बिकॉज जितने भी कमोडिटी है हमारे प्रेशर्स मेटल से, वहां पे एक दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा में शानदार तेजी रही है। एफएमसीजी पैक भी इनफैक्ट आज काफी सारे नंबर्स भी आए थे, उसके बाद एक बज में बना हुआ था। गिरने वालों में हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया और ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स है आज मंदी दिखा के क्लोज हुए हैं। अब देखिए मेटल शेयर्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, जिसके बाद हिंदुस्तान जिंक करीब 12% की गिरावट, वेदांता 11%, नाल्को में भी करीबन 10% की गिरावट, यानी कि देखिए कितने लंबे टाइम से एक तेजी आज थमती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा खासा बस था।
रेडिको खैतान में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। नेस्ले इंडिया, यूनाइटेड ब्रूअरीज और साथ ही साथ बलरामपुर चीनी भी शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है। काफी सारे स्टॉक्स तो न्यूज के चलते भी बज में बने हुए थे और साथ में एफएमसीजी पैक इसलिए भी बना हुआ था, बजट आ रहा है तो उससे पहले एक सेंटिमेंट जो है हमें चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। तो बजट से पहले बुल्स का जोश ठंडा है, क्या बाजार बजट का इंतजार कर रहा है? बजट के बाद क्या बुल्स बाउंस बैक करेंगे? आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। बजट, बुल्स एंड बाजार जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं बजट की। तो देश भर की नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। रविवार को वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट में आर्थिक सर्वे की झलक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्वदेशी और मैन्युफैक्चरिंग पर खासा जोर हो सकता है। डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे बजट में किन मोर्चे पर खास ऐलान देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मुझे जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कि इस बार जो बजट पेश हो रहा है रविवार को, उसमें आर्थिक सर्वे की खास झलक आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि वो झलक क्या देखने को मिलेगा वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन कोई अगर ये सोच रहे हो कि आर्थिक सर्वे अलग होता है, बजट अलग होता है, तो वो पुराने जमाने की सोच हो गई। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि आर्थिक सर्वे में डीरेगुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, इसकी वकालत की गई थी और पूरे साल भर सरकार डीरेगुलेशन की तरफ कदम उठाती चली गई। तो वैसे ही कई सारे ऐसे सुझाव हैं, सिफारिशें हैं आर्थिक सर्वे में इस बार भी, जिसको बजट में शामिल किया जा सकता है या फिर बजट के बाद वाले दिनों में इस पर अमल में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात स्वदेशी की जो बात की गई है आर्थिक सर्वे में, वो साफ तौर से कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उससे निपटने का एक ही हथियार है, वह है स्वदेशी। लेकिन यहाँ पे संतुलित तरीका अपनाना होगा। एक मुश्त ब्लैंकेट बैन इंपोर्ट नहीं करना होगा। जहां जहां मजबूत हैं वहां स्वदेशी को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ऐसे में मजबूत सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, ऐसे जो सेक्टर हैं जहां भारत के सामानों की डंका पिटती है दुनिया भर के बाजारों में, तो उन सेक्टर पर खास जोर यहां पर देख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण फोकस किया गया आर्थिक सर्वे में वो है कि आपको निजी निवेश बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो निजी निवेश बढ़ाने के लिए आपको बजट में कई सारे ऐलान होते हुए दिख सकते हैं, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की वकालत की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ते रहना चाहिए, तो वो भी इस बार बजट में इसका फोकस हो सकता है। ये एक बड़ी बात है। एक और चीज, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर आर्थिक सर्वे विशेष जोर दिया गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बजट में भी इस तरफ विशेष फोकस होता हुआ आपको दिखे। तो जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया उसकी कई झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस बजट एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश को आकर्षक बनाने के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रिटायरमेंट के समय एन्युटी के अलावा दूसरे रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स में भी निवेश करने पर इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। इस खबर की पूरी जानकारी अब दे रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम को और आकर्षक बनाने और इसके सब्सक्राइबर्स को टैक्स के मोर्चे पर ज्यादा राहत देने के लिए इस बार बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। खास तौर से रिटायरमेंट के समय सब्सक्राइबर्स को ज्यादा ब्याज कमाने का मौका मिल सकता है। इस प्रपोजल के तहत जो 40% रिटायरमेंट कॉर्पस का अनिवार्य रूप से एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता है उसको हटाया जा सकता है। यानी वो गवर्नमेंट एन्युटी या पीएफआरडीए से मान्यता प्राप्त एन्युटी में निवेश करने के बजाय दूसरे रिटायरमेंट प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। खासतौर से जो एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है उसमें ज्यादा ब्याज मिलता है। लिहाजा सरकार चाहती है कि ये जो खासतौर से सब्सक्राइबर डिसाइड करे कि उसको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उसको फंड पर ब्याज मिल सके, उसको कमाई का मौका मिल सके। तो लिहाजा जो पीएफआरडीए के तहत ये जो बाध्यता है उस बाध्यता को हटाया जा सकता है। यानी उसको एनपीएस पर पहले की तरह ही 100% इनकम टैक्स से छूट मिलती रहेगी, लेकिन जो एन्युटी में निवेश करने की जो 40% बाध्यता है उसको हटाया जा सकता है। साथ ही डीप टेक स्टार्टअप्स और एआई को बढ़ावा देने के लिए बजट में खास ऐलान देखने को मिल सकता है। इसमें स्टार्टअप की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर कॉर्पोरेटिव्स को शामिल किया जा सकता है। और अब इस पूरी खबर की जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन और आरएनडी को बढ़ावा देने के लिए इस बार बजट में खास ऐलान की उम्मीद की जा रही है, जिसमें फंड्स ऑफ फंड्स के तहत एडिशनल एलोकेशन भी शामिल है।
सरकार की कोशिश है कि डीप टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए वो स्टार्टअप के परिभाषा यानी डेफिनेशन को एक्सपैंड कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव्स और कंपनियां इसमें इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हिस्सा लें। और खास तौर से जो सरकार की मंशा है उसमें डीप टेक टेक्नोलॉजी के तहत जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस है या फिर डिफेंस है, यहाँ पर स्टार्टअप्स ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करें, रिसर्च करें ताकि भारतीय स्टार्टअप्स को ग्लोबल स्केल मिल सके और मार्केट एक्सेसिबिलिटी भी मिल सके। तो इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव्स और कंपनियां भी इस सेक्टर में निवेश करें और इनोवेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो। इसके लिए सरकार फंड्स ऑफ फंड के तहत 10,000 करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन भी कर सकती है। कुल मिलाकर स्टार्टअप इकोसिस्टम पर सरकार का फोकस है और सरकार चाहती है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी एक अलग मकाम हासिल करे। चलिए, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं। इस बजट से देश के जेन जी की क्या उम्मीदें हैं? कैंपस में जाकर युवाओं से जानने की कोशिश की संवाददाता केतन जोशी ने। देश का युवा इस बजट से क्या चाहता है, आइए रूबरू करवाते हैं। आप क्या चाहेंगी? मैं ऐसा चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की स्कीम्स तो है पर लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो गवर्नमेंट अवेयर करे उस स्कीम्स के बारे में। हमारे पास नॉलेज है पर रिसोर्सेज नहीं है, तो ज्यादा स्कीम्स जैसे अटल थिंकर लैब्स है वो हमें प्रोवाइड हो ताकि हम फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सस्ते लोन्स प्रोवाइड करे, मैक्सिमम 4 to 5% इंटरेस्ट रेट, उससे ज्यादा नहीं। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स को भी और आगे बढ़ाए। कुछ और युवा है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए। सर, मैं यह चाहती हूँ कि आज के जमाने में जो चीज इग्नोर हुई है, जो है स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, गवर्नमेंट उस पर फोकस करे और आने वाले बजट में उसको कंसिडर करे। सर, मैं ये चाहती हूँ कि आज एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड गवर्नमेंट देखे और हम इंडिपेंडेंट बने और एक अच्छी युवा अभी से ही काम करना सीखे। मैं ये चाहती हूँ कि स्किल्स पे ज्यादा फोकस करे गवर्नमेंट ताकि हम जॉब क्रिएट कर सकें। सर, जैसे कि हम आईटी और सेमीकंडक्टर की गाड़ी हम चूक गए हैं, तो हमें अभी एआई की गाड़ी नहीं चूकनी है, इसलिए हमें अभी एआई में ज्यादा फोकस करना है और वी वांट कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हमको एआई के लिए। बिल्कुल, तो ये जेन जेड है, काफी आकांक्षा, उत्साह और उम्मीदें हैं। अगर सरकार इनकी बातें मानती है तो निश्चित रूप से भारत 2047 का जो सपना है वो अपने समय से पहले ही पूरा कर लेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। इस बार बजट में आपको क्या मिलेगा, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर क्या उम्मीद करनी चाहिए, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है।